उसको फिर आगे बढ़ा जाए, एक बार फिर दोहरा दिया जाए और तब आपका और चीज़ें उसमें बताई जाए। देखिए यहाँ से आपका मेंस में भी क्वेश्चन बनता है। प्री में तो निश्चित 1 या 2 बनेगा और मॉडल लगातार हम बता रहे हैं कि प्री में कैसा क्वेश्चन बनेगा। मेंस में भी आपका क्वेश्चन बनता था। तो पहला संविधान नियम में बताया गया 2A परिभाषा आपका प्रपोजल। इसके बाद प्रपोजल के एसेंशियल एलिमेंट हमने बताया, आवश्यक तत्व। फिर प्रपोजल के प्रकार बताया गया, प्रकार से भी एक क्वेश्चन बनता है, यानी कि काइंड्स ऑफ प्रपोजल, इससे एक क्वेश्चन बनता है। फिर हमने बताया कि प्रपोजल का कम्युनिकेशन या प्रपोजल या प्रस्तावना की संसूचना कब संपूर्ण हो जाएगा पिछले टर्म पर, कि जिस व्यक्ति से प्रपोजल किया गया है उस व्यक्ति के क्या आ जाए, नॉलेज में या ज्ञान में। इसके बाद आपका चल रहा था कि प्रपोजल का रिवोकेशन यानी कि प्रतिसंहरण, या कैसे रद्द हो जाएगा प्रपोजल, या कैसे प्रपोजल समाप्त हो जाएगा। ये मेंस में बना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन बने कि प्रपोजल कैसे समाप्त हो सकता है तो तुरंत आपका सेक्शन 6 लिखना है और सेक्शन 6 की ही व्याख्या करनी है। कौन सी धारा? 6। देखिए आपका बताया जाए भाई, धारा 6 में 4 ऐसे प्रकार दिए गए हैं जहां की प्रपोजल आपका रिवोक हो सकता है, प्रतिसंहृत हो सकता है, अर्थात आपका कह सकते हैं कि रद्द हो सकता है। कौन कौन तरीका है? तो एक एक तरीका देखिए, इसको याद करके जाइएगा, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। देखिए भाई, पहला तरीका ये है कि जब जिस व्यक्ति ने प्रपोजल किया है वह दूसरे व्यक्ति को क्या कर दे, रिवोक की, या प्रपोजल के प्रतिसंहरण की, या प्रपोजल के समाप्ति की, या प्रपोजल के रद्दकरण की आपका सूचना दे दे, नोटिस दे दे। तो पहला तरीका आपका आया बताया भी गया था कि जिस व्यक्ति ने प्रपोजल किया था वह व्यक्ति उस व्यक्ति को सूचना दे दे जिससे प्रपोजल किया गया है, लेकिन सूचना कब तक दे, तो प्रतिग्रहण के पूर्व, यानी कि प्रपोजल के एक्सेप्टेंस के क्या करे, पूर्व। ये याद रखना है। दूसरा नियम देखिए भाई, समय के बीत जाने, तो समय के धारा 6 दूसरा प्रकार बताती है समय के बीत जाने पर, यानी कि टाइम बार्ड हो जाने पर। देखिए टाइम बार्ड कैसे होता है। अगर प्रस्थापना में उसके स्वीकार करने के लिए कोई समय लगा है तो वह समय अगर बीत जाए तो ऐसी दशा में और प्रपोजल स्वीकार न किया जाए तो वह प्रपोजल प्रतिसंहृत या समाप्त हो जाता है। एक उदाहरण देखिए, ए ने बी से प्रस्ताव किया, प्रपोजल किया और कहा कि हे बी, अगर तुम इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहते हो तो 10 फरवरी तक तुम स्वीकार कर लेना, और बी 10 फरवरी तक प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, प्रतिगृहित नहीं किया, तो अब ए का प्रपोजल बना रहेगा कि समाप्त हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी ने समय के अंदर प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। ये पहला नियम। ये चौथा खंड चल रहा है धारा 6 का दूसरा। अगर प्रपोजल में एक्सेप्ट करने का कोई टाइम नहीं है, समय नहीं है, तब ये भी ध्यान में रखना है। अगर किसी प्रस्ताव तो ए ने बी को किया कि मैं तुम्हें अपना घोड़ा बेचना चाहता हूँ, लेकिन कितने दिनों में भी इस प्रपोजल को स्वीकार करे, ए ने कोई टाइम नहीं लगाया, तो ऐसी दशा में प्रपोजल अनंत काल के लिए आपका नहीं खुला रहेगा। तो जस्ट यानी कि रीजनेबल या युक्त समय तक आपको बी को चाहिए कि उस प्रपोजल को क्या कर ले, स्वीकार। अब यह नहीं कि 4 पीढ़ी तक नहीं खुला रहेगा कि बी अपना लटकाए हुए है मामला।
अगर, फिर एक बार याद रखें, अगर प्रपोजल या प्रस्थापना के प्रतिग्रहण का समय न दिया गया हो तो बस एक लाइन याद रखना है, बी को यानी कि जिस व्यक्ति से प्रपोजल किया गया है उस व्यक्ति द्वारा उस प्रपोजल को उचित समय के अंदर, उचित मतलब रीजनेबल टाइम के अंदर, अर्थात युक्त समय के अंदर स्वीकार कर लेना चाहिए। अब ये युक्त समय क्या है, ये आपका यूपीजे में आया था। ये युक्त समय क्या है, ये यूपीजे में आया था कि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, यानी कि विधि का प्रश्न होगा कि तथ्य का प्रश्न होगा, तो अलग बताया जाएगा कौन प्रश्न विधि के कौन तथ्य के। लेकिन एक लाइन कम से कम कंपटीशन के लिए याद रखिए कि युक्त समय क्या है, ये किसका प्रश्न होगा, तथ्य का। और न्यायालय प्रत्येक मामले को ध्यान में रखते हुए, यानी कि न्यायालय तथ्य और परिस्थितियों के अनुसार इसका निर्धारण करेंगे कि क्या उचित समय बीत गया है कि उचित समय बचा है। तो जब भी कहीं आए रीजनेबल या युक्त या उचित समय, इसका निर्धारण कौन करता है, हमेशा कोर्ट। याद रखिए, आप नहीं करते, जब समय नहीं है तो कौन निर्धारित करेगा, कोर्ट। ये दूसरा तरीका आपका बताया गया, कह सकते हैं कि प्रपोजल के प्रतिसंहरण का। तीसरा देखिए भाई, प्रस्ताव या प्रस्थापना के प्रतिसंहरण का, रिवोक का जो तीसरा तरीका है वह ये है कि अगर प्रपोजल में कोई कंडीशन प्रेसिडेंट लगा हो, अर्थात पूर्ववर्ती शर्त लगा हो और प्रतिगृहीता को उस शर्त का पालन करना हो, और प्रतिगृहीता ने या जिससे प्रपोजल किया गया है वह व्यक्ति उस शर्त के पालन करने में, कंडीशन को फुलफिल करने में क्या रहा है, विफल। विफल माने असफल, यानी कि चूक कर गया। तो जब चूक कर गया तो ऐसी दशा में प्रपोजल भी क्या हो जाएगा, रिवोक, यानी कि प्रपोजल भी समाप्त हो जाएगा। देखिए एक दो उदाहरण देखिए। कंडीशन या शर्त लगाइए, देखिए आपका ए ने बी से प्रपोजल किया कि हे बी, मैं तुम्हें 5 लाख रुपया दूंगा यदि तुम इस मगरमच्छ भरे तालाब को तैर कर क्या कर लो, पार। तो 5 लाख ऐसे न, इस ए ने जो प्रपोजल किया है उस प्रपोजल में एक शर्त लगाई है और ये कह रहा है कि मैं प्रस्ताव तो भी तुमसे कर रहा हूँ, लेकिन ये प्रस्ताव तुम तभी स्वीकार कर सकते हो जब प्रपोजल में लगाई गई शर्त को क्या करो, पूरा। तो आपका करना क्या पड़ेगा, बी को पहले तालाब पार करना पड़ेगा मगरमच्छों से भरा, और ये उदाहरण मैं बता चुका हूँ। तो जैसे ही बी ने मगरमच्छों से भरा तालाब तैर कर क्या किया, पार किया, ए द्वारा प्रपोजल में लगाई गई कंडीशन को क्या कर लिया, फुलफिल, यानी कि पूर्ण। अब यही समस्या है कि क्या बी अब ए को बताए, लेटर भेजे कि हमने आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, कि शर्त का पालन कर दिया, तो अब प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तो कानून ये कहता है कि जब बी ने कंडीशन को फॉलो कर लिया या शर्त का पालन कर लिया तो ऐसी दशा में अब ए को बताने की आवश्यकता नहीं है, बस ये काम करना है कि शर्त का क्या कर लेना है, पालन। और आपका बताया भी गया था, कई बार ये उदाहरण बताया गया है। दूसरा शर्त देखिए भाई, ए बी से कहता है कि हे बी, मैं तुम्हें 5 लाख रुपया दूंगा यदि तुम सी से विवाह कर लो। किससे विवाह कर लो, सी से। तो कंडीशन इस प्रपोजल में लगा है कि 5 लाख रुपया ऐसे नहीं मिल जाएगा, कब मिलेगा, जब तुम शर्त का क्या करो, पालन। और बी सी से विवाह नहीं करता, अगर ए ने समय लगाया है उस समय के अंदर
तो ये प्रपोजल समाप्त हो जाएगा और बी कुछ नहीं पाएगा। लेकिन अगर बी ने शर्त का पालन कर दिया, इसका मतलब कि शर्तों के पालन द्वारा भी प्रपोजल को क्या किया जा सकता है, एक्सेप्ट। और सेक्शन तैयार कर लीजिए, ये बात हम नहीं बता रहे हैं, ये बात कॉन्ट्रैक्ट की धारा कौन बता रही है, 8। याद करना है, कौन सी धारा, 8। शर्त यानी कि अगर, फिर एक बार देखिए इसको लास्ट में एक लाइन में, अगर प्रस्ताव में शर्त लगी है और स्वीकृतिकर्ता या जो एक्सेप्ट कर रहा है प्रपोजल को उस शर्त का पालन नहीं करता, तो प्रस्ताव क्या होगा, बना रहेगा कि रिवोक हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। और 2 उदाहरण शर्त का बताया गया। अंतिम आइए भाई, जो चौथा आपका ये है, चौथा जो प्रकार है वह देखिए, और यही आपका क्वेश्चन बनता है। ध्यान से रखिए भाई, आपका इंग्लैंड और भारत में इस विषय पर प्री में अंतर भी पूछा गया है। तो पहले संविदा का नेचर देखिए भाई कितने प्रकार की होती है, उसके बाद ये चौथा क्लास तब बताया जाएगा जब आप कुछ कंसेप्ट क्लियर रखेंगे। ध्यान से देखिए कंसेप्ट, उसके बाद आपका बैरक देखिएगा। देखिए संविदा का जो नेचर होता है, प्रकृति होती है, वह 2 प्रकार की होती है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका पालन पक्षकार भी कर सकते हैं और उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि विधिक प्रतिनिधि भी। आइए एक संविदा कराई जाए। ए ने बी से प्रस्ताव किया कि हे बी, मैं तुम्हें 500 किलो चावल बेचूंगा, और बी ने इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया। तब तक अभी चावल दिया नहीं गया था ए द्वारा, तब तक ए मर गया। अब आप लोगों दिमाग यहीं लगाना है आपका कि क्या संविदा ऐसी है कि ए के विधिक प्रतिनिधि या लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी इसका पालन कर सकते हैं, क्योंकि आपका कह सकते हैं क्या देना है, 500 किलो चावल। तो अब संविदा का पालन ए के जो उत्तराधिकारी बना लिया जाए, कौन सी, यानी कि अब सी बी को 500 किलो चावल देगा। ये संविदा पहला नेचर हुआ, जहाँ की संविदा का पालन संविदा के पक्षकारों के अलावा, यानी कि पक्षकार अगर मर जाते हैं तो उनके विधिक प्रतिनिधियों द्वारा भी किया जा सकता है। अब दूसरा उदाहरण देखिए जहाँ व्यक्तिगत मामला है। ए से बी ने संविदा किया आपस में कि हे बी, मैं तुमसे विवाह करूंगा, और ए पागल हो गया या ए मर गया। तो आप लोग बने यहीं आपको देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट का नेचर कैसा है, क्या ए के विधिक प्रतिनिधियों द्वारा इस संविदा का पालन किया जा सकता है कि नहीं, नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये संविदा पर्सनल क्वालिटी यानी कि व्यक्तिगत अहर्ता या व्यक्तिगत गुण पर आधारित है। दूसरे से विवाह नहीं हो सकता। अगर बी से वादा हुआ है ए का विवाह का, तो बी से ही होगा। ए पागल हो गया, मर गया, तो ए के उत्तराधिकारी बी से विवाह नहीं कर सकते। तो अगर संविदा ऐसी नेचर की है जिसका उत्तराधिकारियों द्वारा पालन संभव नहीं है, तो वह संविदा क्या होगी, शून्य होगी, उसका कोई मतलब नहीं है। अब आपका यही 2-3 नियमों को ध्यान में रखना है, और आपको बताया गया। फिर एक बार एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक उदाहरण कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक बेयरट की भाषा नहीं। देखिए इसमें आपका फिर एक उदाहरण बता रहा हूँ भाई दूसरा। मान लीजिए अपने पर भी उदाहरण बताया जाए। मान लीजिए कि मैंने आप लोगों से संविदा, ये कॉन्ट्रैक्ट ही है कि आपका, जैसे कि ये भी कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने भी आप लोगों से सिविल संविदा की है और आप लोगों ने उसके बदले प्रतिफल दिया है, और आपका प्रतिफल दिया है, और मैंने अपनी ओर से वादा किया है कि मैं पढ़ाऊंगा।
संविदा सब कुछ सही है। अब ये समस्या आई कि अगर मेरा गला खराब हो जाए 3 दिन के लिए, तो ऐसी दशा में क्या मेरे उत्तराधिकारी संविदा का पालन करेंगे कि केवल मुझे ही करना है, मुझे ही, दूसरे लोग नहीं। यानी कि कुछ संविदाएं पर्सनल क्वालिटी पर आधारित होती है और ऐसी संविदाएं पक्षकारों की अक्षमता के कारण या तो निलंबित हो जाती हैं या शून्य हो जाती है। तीसरा उदाहरण देखिए, ए ने बी से वादा किया कि वह उसके विवाह में डांस करेगा और विवाह के 2 दिन पहले ए का पैर टूट गया, तो क्या ए के पुत्र पुत्री डांस करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कैसा है? व्यक्तिगत अहर्ता पर। तो सतर्क रहिएगा। नियम देखिए। अब नियम क्या कहता है ये हमें देखना है। देखिए भाई, आपका फिर एक बार बता दूं, कुछ संविदाएं ऐसी होती हैं जिनका उनके उत्तराधिकारी भी क्या कर सकते हैं? पालन। और कुछ संविदा ऐसी होती है जिसका पालन केवल कौन कर सकता है? पक्षकार। ऐसी दशा में अगर व्यक्तिगत अहर्ता पर आधारित संविदा है और पक्षकार अक्षम हो गया, तो वह संविदा सदैव वायड, बातिल या शून्य होगी। अब आपका उसका पालन संभव नहीं रहेगा। लेकिन अगर व्यक्तिगत अहर्ता पर नहीं है तो उसका पालन क्या है? संभव। और कौन पालन करेगा? उसके उत्तराधिकारी, यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब आइए आगे, आपका चौथा क्लाज पर आ जाइए भाई। जो धारा 6 का चौथा क्लाज है वह थोड़ा सतर्क होकर देखना है। यहाँ से आपका क्वेश्चन प्री में ज़्यादा बनता है, इसीलिए बताया गया नियम। अगर संविदा की गई है और जैसे संविदा की गई है, माने ए ने बी से प्रस्ताव किया। देखिए भाई, ए ने बी से प्रस्ताव किया, ध्यान समझिएगा। और ए ने ये प्रस्ताव किया कि हे बी, मैं तुम्हें 500 किलो चावल बेचूंगा। सतर्क होकर बताइएगा। 500 किलो चावल बेचूंगा। बी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन जब बी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर रहा था उस समय ए मर गया था। क्या हुआ था? और बी को इस बात का ज्ञान नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति ने प्रपोजल एक्सेप्ट किया है उस व्यक्ति को नॉलेज नहीं था और प्रपोजल करता या तो अक्षम हो गया था उस समय, यानी कि प्रपोजल स्वीकार करते समय, या मर गया था, यानी कि मृत्यु हो गई थी। तो अगर संविदा ऐसे नेचर की है कि प्रपोजल कर्ता के विधिक प्रतिनिधि भी पालन कर सकते हैं, तो वह संविदा मरने के कारण प्रपोजल कर्ता के वायड नहीं होगी, यानी कि वह संविदा आज भी क्या रहेगी? वैध, शून्य नहीं होगी। लेकिन अगर संविदा का नेचर ऐसा है कि केवल उसका पालन प्रस्ताव करता ही कर सकता था, प्रपोजल करता ही, यानी कि इस उदाहरण में केवल कौन कर सकता था? ए ही। तो ऐसी दशा में चाहे बी को ज्ञान हो या न हो, अगर ए मर गया, ए पागल हो गया, तो सदैव वो संविदा क्या होगी? शून्य। इंग्लैंड और भारत में भाई अंतर है, यही आपका पूछा जाता है और इसी को और अच्छे से तैयार रखना है। इंग्लैंड में नियम यह है कि चाहे बी को इस बात का ज्ञान हो या न हो कि प्रस्तावकर्ता मर गया है, संविदा हर हाल में शून्य होगी, वाइड होगी, यानी कि प्रस्ताव का रिवोकेशन हो जाएगा। इसमें इंग्लैंड में जहां तक हेलो हेलो फिर नमस्कार। अभी फ़ोन करते हैं हम थोड़ा क्लास में, आधा घंटा बाद आपको। हाँ हाँ हाँ
हाँ बताइए। तो बाहर खड़े हैं क्या? हाँ बताइए। नमस्कार, बताइए हो। हाँ, अभी आइए, हम 7 बजे खाली होंगे। आना हो तो 7 बजे आइए, 7 से 8 हम यहाँ खाली रहते हैं शाम को। फ़ोन से बात करना हो तो आप 9:30 बजे रात में करिए फ़ोन। हाँ, 9:30 से लेकर 12 बजे तक कर सकते हैं। ठीक ठीक। और दिन में देखिए भाई, आगे आपका इंग्लैंड और भारत में आपका दिमाग अस्थिर करके जानना है। 2 बार मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आपका क्वेश्चन टेक्निकल पूछा जाता है और लोग गलत करके ज़्यादा आते हैं कंपटीशन में। इंग्लैंड में चाहे स्वीकृतिकर्ता को इस बात का नॉलेज स्वीकार करते समय हो या न हो कि प्रपोजल करता क्या हो गया है, मर गया है, आपका संविदा का निर्माण नहीं होगा और प्रपोजल आपका प्रपोजलकर्ता के मृत्यु से सदैव रिवोक हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। कहाँ का ये नियम है? इंग्लैंड। लेकिन भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। भारत में ये नियम है कि जो व्यक्ति प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है, अगर उसे नॉलेज हो गया है कि प्रपोजल करता मर गया है या अक्षम, तब तो प्रपोजल रिवोक होगा, संविदा का निर्माण नहीं होगा। लेकिन अगर स्वीकारकर्ता को या जो एक्सेप्ट कर रहा है प्रपोजल को, एक्सेप्ट करते समय प्रपोजलकर्ता के या प्रस्तावकर्ता के मृत्यु होने या उसके अक्षम होने का नॉलेज नहीं है, तो संविदा वैध होगी, करार हो जाएगा। लेकिन फिर आपको बताना पड़ेगा कि संविदा का नेचर कितने प्रकार का होता है। दो, अगर वह संविदा प्रस्तावक के व्यक्तिगत अर्हता पर आधारित थे तब वह शून्य होगी, और अगर व्यक्तिगत अर्हता पर या पर्सनल क्वालिटी पर आधारित नहीं थी तो प्रस्तावक के उत्तराधिकारी अर्थात विधिक प्रतिनिधि उस संविदा से क्या होंगे, बाध्य। और सबसे अच्छा उदाहरण इसका हमने किसका बताया? चावल दाल इत्यादि का। चावल दाल का ले सकते हैं, क्योंकि चावल ये नहीं कि यही दे सकता है, उसके बच्चे भी क्या कर सकते हैं, चावल दे सकते हैं। तो इस प्रकार आपका कैसे रिवोक होगा प्रपोजल, ये बताया गया। मेंस के लिए भी चारों याद रखिए, फिर मैं एक बार बता दूं। पहला तरीका है कि जिस व्यक्ति ने प्रपोजल किया है दूसरे पक्षकार को क्या दे दे, सूचना। दूसरा तरीका है कि प्रपोजल में टाइम लगा है तो टाइम क्या हो जाए, बाद, या टाइम नहीं लगा है तो कितना समय बीत जाए, रीजनेबल टाइम। रीजनेबल का मतलब क्या हुआ, उचित समय। उचित समय का निर्धारण कौन करेगा, सदैव कौन करेगा, न्यायालय, अभी बताया गया। तीसरा आपका, अगर प्रपोजल में कोई कंडीशन प्रेसिडेंट लगी है, पूर्ववर्ती शर्त लगी है, तो प्रतिगृहीता द्वारा अर्थात जिस व्यक्ति से प्रपोजल किया गया है वह व्यक्ति उस शर्त की पूर्ति कर दिया हो कि न किया, न किया, कर देगा तब तो एक्सेप्ट ही हो जाएगा। और चौथा मृत्यु। चारों याद करके जाइएगा। अब आइए, जो संविदा अधिनियम का आपका सबसे कठिन चीज मानी जाती है वह आपका संविदा का निर्माण, यानी कि सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 9 तक, यही कठिन चीज है। और भाई देखिए, हो सकता है एक बार में समझ में न आए नए लोगों को, फिर भी आपका प्रयास किया जा रहा है एक उदाहरण से समझाने का, और आपका एक उदाहरण उठाया जाए और उसी पर आपको बताया जाए। देखिए, सेक्शन 3 से लेकर 9 तक ये कॉन्सेप्ट रटना से नहीं होगा, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं और निश्चित तौर पे 1 या 2 क्वेश्चन कंपटीशन में रहेंगे। इस बार बिहार ने भी बनाया था और टेक्निकल ही बनाया था, आसान नहीं बनाया था कि तुरंत पकड़ लीजिए।
आपका देखिए एक चार्ट बनाया जाए भाई, पहले एक उदाहरण बनाया जाए और तब आपका कोई उदाहरण घोड़ा वाला ही बनाया जाए, सबसे अच्छा रहेगा। देखिए ए एक व्यक्ति है, यह बी को लेटर लिखता है, लेटर लिखता है और ए उस लेटर में लिखता है कि हे बी, मैं अपना तुम्हें क्या बेचना चाहता हूँ, घोड़ा, और दाम आपका क्लियर रखा जाए क्योंकि अनिश्चितता के कारण करार क्या हो जाएगा। सुन, अब बिहार में पूछा गया था कि 1000 या 1500, ये नहीं 1500, तो 1500 रखा जाए। कितना हमने दाम रखा? 1500। अब संविदा का निर्माण कैसे होगा? तो मैं बता चुका हूं कि संविदा के निर्माण के लिए सबसे पहले ए द्वारा प्रपोजल होगा, यानी कि प्रस्थापना होगी। उस प्रस्थापना को भी एक्सेप्ट करेगा, यानी कि प्रतिगृहित करेगा, स्वीकार करेगा। फिर आपका अगर जैसे ही ए का प्रपोजल बी एक्सेप्ट करता है, ए का प्रपोजल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में परिवर्तित हो जाएगा, लगातार बताया जा रहा है, वचन में। और दोनों तरफ से वचन आ गए तो करार, और वह करार किस धारा की शर्तों की पूर्ति कर दिया? 10। तो क्या हो गया? संविदा। तो धारा 3 से लेकर आपका जो सेक्शन 9 तक है, आपका कैसे संविदा क्रिएट होगी, कैसे संविदा क्रिएट होगी, कब तक प्रस्ताव वापस लिया जा सकता है, कब तक प्रतिग्रहण वापस लिया जा सकता है, प्रपोजल कैसे किया जाएगा, स्वीकार कैसे किया जाएगा, कैसे जानकारी प्रपोजल की दी जाएगी, कैसे प्रतिग्रहण की जानकारी दी जाएगी, इन्हीं बातों को अच्छे से देखना है। आइए सबसे पहले हम उठाते हैं सेक्शन 3 को। भाई 9 से 3 तक याद रखिएगा, ये संविदा के निर्माण के बारे में है कि प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन, 3 के बारे में। बेरेक निकाल लिया जाए क्योंकि भाई बेरेक का शब्द स देखना है भाई, यानी कि एक एक शब्दों को मथना है, मैं बता दूं। देखिए भाई शब्दशः चला जाए ताकि भाई नए लोगों को भी शब्दों का ज्ञान हो, नहीं तो भाई फिर बता दिया जाए ये कठिन प्रावधान है, न आएगा तो फिर कल बताएंगे, इसमें शक नहीं है। लेकिन प्रावधान जो बताया जा रहा है, आपका जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए काफ़ी कठिन है। 3 से 9, इसके बाद 10 से कोई दिक्कत नहीं है, 10 से सबको आसानी से समझ में आने लगता है। देखिए आपका अध्याय 1 चलेगा, प्रस्थापनाओं की संसूचना, यानी कि प्रस्ताव की जानकारी। संसूचना मतलब क्या? जानकारी। प्रतिग्रहण, प्रतिग्रहण न आए तो एक्सेप्टेंस, यानी कि स्वीकृति या कबूल करना, प्रस्ताव को क्या करना? कबूल। और प्रतिसंहरण, प्रतिसंहरण का मतलब प्रस्ताव या प्रतिग्रहण को रिवोक करना, रिवोक करना मतलब रद्द करना, रद्द करना मतलब वापस ले लेना। यानी कि प्रपोजल कैसे किया जाएगा, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कैसे किया जाएगा और उसको वापस कब लिया जाएगा, यही बातें कहाँ से कहाँ तक हम पढ़ेंगे, धारा 3 से लेकर 9 तक, ये पहले जानना है। देखिए आपका सेक्शन 3 देखिए, प्रस्थापनाओं की संसूचना, यानी कि प्रपोजल का कम्युनिकेशन, यानी कि प्रस्ताव की जानकारी। प्रस्ताव की क्या भाई, ना है तो उसको आसान भाषा में लिख लीजिए, प्रस्ताव की जानकारी। दूसरा प्रतिग्रहण, यानी कि उस प्रपोजल को क्या करना? एक्सेप्ट करना। और तीसरा शब्द प्रतिसंहरण, प्रतिसंहरण का मतलब रद्द करना, वापस लेना। तो किसको वापस लिया जा सकता है? प्रपोजल को भी और किसको? प्रतिग्रहण को भी, दोनों को। तो किसको वापस लिया जा सकता है? प्रस्ताव को भी और स्वीकृति को भी। कब तक? वही कानून बताएगा। देखिए आपका पहला जो आपका क्वेश्चन बनता है वह बनता है सेक्शन आपका 3 से।
कई बार बना है यूपी में, अच्छे से बैरक पर लिख लीजिए। एक सेकंड भाई, हेलो, अभी हम फोन करते हैं आधा घंटा बाद, वो क्लास में। क्लास हमारी छूटेगी 5:30 बजे, अभी आधा घंटा बाद, बीच में गैप होगा 15 मिनट का, फिर 1 घंटा चलेगा। आप 5:30 बजे आइए। देखिए आगे भाई, आपका ये कॉन्सेप्ट बनाइए, कई बार गलत ना हो, लोग पुराने लोग भी गलत करके आते हैं। सेक्शन 3 जब भी पढ़िए तो बेरक नहीं, आप एकदम आराम से पढ़िए, भले 2 दिन लग जाए 9 धाराओं में, क्योंकि उसके बाद आपका प्रतिग्रहण पढ़ाना है, समाप्त हो गई 9 धारा। भाई आपका प्रपोजल पूरा पढ़ा दिया गया, इसके बाद उस प्रस्ताव को हम क्या करवा देंगे, स्वीकार, तो 9 तक समाप्त हो जाएगी। लेकिन आपका फिर बता दिया जाए, कंपटीशन जो लोग भाई देना चाहते हैं, अच्छे से एक शब्दों पर ध्यान दें, और आसान क्वेश्चन इधर से नहीं बनता। फिर आइए धारा 3 में आपका जो पूछा जाता है कि प्रस्ताव का ढंग या प्रतिग्रहण का ढंग या प्रतिसंहरण का ढंग, ढंग यानी कि मेथड, मेथड मतलब तरीका, या कहाँ दिया गया है। पहला क्वेश्चन यही बना है, तो अच्छे से लिख लीजिए बैरक पर। सेक्शन 3 में ढंग बताया गया है, मेथड बताया गया है कि प्रस्ताव किस ढंग से किया जाएगा, स्वीकार किस ढंग से किया जाएगा, और प्रस्ताव या स्वीकृति को जब हम क्या ले रहे हैं वापस, तो क्या तरीका होगा। तो बस एक लाइन जानना है आपका, ढंग में एक लाइन जानना है कि ऐसे करने वाले व्यक्ति या तो कोई एक्ट करेंगे या ओमिशन, यानी कि कोई कार्य करके या लोप करके जिनसे उनका इरादा ये हो कि वह प्रस्ताव कर रहे हैं, प्रस्ताव को स्वीकार कर रहे हैं, या प्रस्ताव या स्वीकृति को रिवोक यानी कि वापस ले रहे हैं। तो ढंग क्या है, या तो कोई कार्य करिए या कोई का क्या करिए, लोप। तो कार्य करा दिया जाए भाई आपका, मान लीजिए ए ने बी से प्रस्ताव किया कि हे बी, अगर तुम मेरा घोड़ा खरीदना चाहते हो तो मैं 1500 रुपया में बेचना चाहता हूँ, तुम अपनी रजामंदी दे दो। तो ए ने प्रपोजल किया, तो क्या कोई कार्य किया कि नहीं किया, किया, क्या भेज दिया, लेटर। क्या मन ही मन अगर ए अपने मन में ठान ले कि हमें घोड़ा बी को बेचना है और कुछ करे ना, तो बताइए प्रपोजल माना जाएगा कि नहीं। अब मन में नहीं रखना है, यानी कि मन से क्या करना है, बाहर, और बाहर करके या तो कोई एक्ट करिए या ओमिशन यानी कि कोई कार्य करिए, या लोप का मतलब कि कोई कार्य न करिए। लोप का मतलब क्या हुआ, कोई कार्य न करिए। दूसरा उदाहरण देखिए स्वीकृति पर, बी ए का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है, तो देखिए कब स्वीकृति वैध मानी जाएगी। तो बी मन ही मन ए का प्रपोजल स्वीकार कर लिया है, तो आप बताइए, मन में चिट्ठी पाया और शांति से बैठ गया और मन ही मन रसगुल्ले फूटने लगे कि अब तो घोड़ा हम खरीद ही लेंगे, लेकिन कुछ किया नहीं, तो क्या ये वैध स्वीकृति मानी जाएगी कि नहीं, बताइए। तो क्या मन में केवल रखेंगे कि कोई कार्य करेंगे, कार्य या लोप। दूसरा देखिए, बी ने लेटर लिख दिया लेकिन डाक में छोड़ा नहीं, रोज जा रहा है, छोड़ें कि न छोड़ें। तो आप लोग बताइए, जब डाक में स्वीकृति का लेटर छोड़ा ही नहीं, तो स्वीकृति मानी जाएगी कि नहीं, अभी नहीं मानी जाएगी। लेकिन कब हाँ, तीसरे दिन गया, आपका पोस्ट ऑफिस में जाकर डिब्बे में हाथ लगा दिया लेटर छोड़ने का, फिर मन बदल गया, निकाल लिया। जैसे कि आईपीसी में आप लोग पढ़ते हैं, कई लोग गलत करके आ गए थे भाई क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, जबकि आईपीसी में
एक भी क्वेश्चन क्रैश कोर्स में से बाहर नहीं आया था। 25 के 25 क्वेश्चन आ गए थे, जो 24-25 जो भी आए हों, और एक दो लोग गलत करके आ गए कि कौन दंडनीय है। अब उसमें से लिख दिया आत्महत्या, आत्महत्या का प्रयास, और भाई प्रयास दंडनीय है। और एक दो लोग देख लिए 2 वाक्य और मार दिए, बाद में आए तो पता लगा कि क्या हो गया। तो भाई जब भी क्वेश्चन पढ़िए आपको भी सतर्क किया जाता है, पूरा पढ़िए, आधा नहीं। ये नहीं कि 2 शब्द आ गए, जैसे कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार, अब उसके बाद नहीं पढ़ेंगे तो निश्चित गलत हो जाएगा। आपका जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है या शामिल नहीं है, तो इसी पर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बदल जाएगा। हाँ भाई ठीक है, शामिल नहीं, अब शामिल हो गए हैं भाई, बताया जाएगा। आपका नया केस आया है सुप्रीम कोर्ट का, आपका माने जो यूथेनेसिया पर, कि कुछ दशाओं में अब व्यक्ति जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है, लेकिन बहुत ताम झाम ज़्यादा है। हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट मेडिकल टीम बनाएगा, मेडिकल टीम की रिपोर्ट आएगी, हाई कोर्ट जब इजाज़त देगा तब आपका होगा। लेकिन आपका थोड़ा बहुत अब क्या किया गया है मान, इसमें शक नहीं है भाई। आपका जो लेटेस्ट डिसीजन आया है उसके आधार पर बताया जा रहा है, वो तो बताया जाएगा, भविष्य में कहीं बताया जाएगा तो 7-8 केस बताया जाएगा, और ऐसे नहीं इतिहास सहित बताया जाएगा, यानी कि इंग्लैंड से लेकर अन्य देशों में और तमाम चीज़ें। लेकिन एक केस याद रखिए, आपका रकम्मा का केस याद रखना, जो BHU LLM प्रवेश परीक्षा में बना था, कि एक औरत कुएं की तरफ तेजी से दौड़ रही थी और कुएं के पास जाने से पहले ही लोगों ने पकड़ लिया, तो आत्महत्या का प्रयास के लिए दंडित होगी कि नहीं, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभी भी उसके पास मौका था कि अपना इरादा क्या करती, बदल देती, और क्या भाई, मौका था ही। देखिए आगे भाई, आपका घोड़ा पर अब आइए, थोड़ा दूसरा बैक हो जाइए कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट में हमने बताया कि बी जाकर लेटर डाला नहीं, हाथ निकाल, अभी भी स्वीकार नहीं किया। लेकिन जैसे ही बी ने वह लेटर डाक में क्या किया, डाल दिया, अर्थात बी की शक्ति से अब सब कुछ क्या हो गया, बाहर। तो ये मान लिया जाएगा कि बी ने ए के प्रपोजल को अब क्या कर लिया है, एक्सेप्ट। तो आगे बताया जाएगा अभी। अब दूसरा यह कार्य बताया गया, यानी कि कार्य करके प्रपोजल किया भी जा सकता है, प्रपोजल को एक्सेप्ट भी किया जा सकता है, और प्रपोजल या एक्सेप्टेंस को रिवोक या प्रतिसंहृत भी किया जा सकता है। एक दूसरा उदाहरण देखिए, लोप करके, लोप यानी कि कुछ कार्य न करके, वो उदाहरण देखिए, दोनों पर उदाहरण देखा जाए। ए पति है और बी पत्नी है। ए अपनी पत्नी से कहता है कि अगर तुम मेरे खिलाफ मेंटेनेंस या भरण पोषण या गुजारा भत्ता, या झारखंड ने बना दिया रख रखाव, अगर तुम मेरे खिलाफ किसके लिए, गुजारा भत्ता, भरण पोषण, मेंटेनेंस या रख रखाव के लिए मुकदमा दायर नहीं करोगी, नहीं करोगी का मतलब क्या हुआ कि ये कार्य करोगी कि नहीं करोगी, तो नहीं करोगी मतलब क्या करोगी, कार्य करोगी कि लोप। तो इसी भाई, न करना मतलब क्या, लोप। यानी कि अगर तुम ये कार्य न करो तो मैं तुम्हें प्रतिमाह 2000 रुपया गुजारा भत्ता दूंगा, तुम मुकदमा न करो, और पत्नी मुकदमा न करने का वादा करती है, तो बताइए पत्नी कोई कार्य की कि लोप की, ओमिशन की, और ए के प्रपोजल को क्या की है, एक्सेप्ट, कार्य एक्ट करके कि ओमिशन, ओमिशन। तो फिर एक बार आइए भाई, प्रपोजल इत्यादि का मेथड या तरीका या ढंग किस धारा में 4 न मारकर आ जाएगा, धारा 3, याद रखे कौन सी धारा, 3। अब आइए धारा 4, आइए भाई, आपका 4 देखिए, संसूचना कब संपूर्ण हो जाती है, तो धारा 4 ये बताती हैं कि कम्युनिकेशन कब एब्सोल्यूट हो जाएगा, कब संपूर्ण हो जाएगा,
यानी कि जानकारी कब मानी जाएगी कि पूर्ण हो गया? फिर एक लेटरबाजी करिए तब सही रहेगा भाई। देखिए लेटर पर ही मैं उदाहरण बता रहा हूँ। ए अपना घोड़ा बी को बेचने का प्रपोजल करता है और ये लेटर लिखता है, और कितने में बेचने का प्रपोजल करता है? 1500। तो ए ने क्या किया है भाई? प्रस्ताव किया है, और इस प्रस्ताव को स्वीकार किसे करना है? बी को। अब आइए, अब यही आपका ध्यान में रखना है। अब आपका पहले बेयरक्ट नहीं, बेयरक्ट अभी बताते हैं, पहले सामान्य नियम समझिए। कब कहा जाएगा कि ए ने बी को जो प्रपोजल किया था उस प्रपोजल का कम्युनिकेशन या संसूचना पूर्ण हो गई है? तो जब ए का प्रपोजल बी के नॉलेज में आ जाए, यानी कि बी के क्या आ जाए? ज्ञान में। और प्रपोजल में आपको बताया गया था आपका लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त का केस, कि क्या भी बिना प्रपोजल के नॉलेज के आपका प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं? क्या बताया गया था? नहीं कर सकता। पहले प्रपोजल का क्या हो? बी को नॉलेज, और उसके बाद वह क्या करे? स्वीकार। बताया गया था भाई। कौन सा केस? पूछा जाता है, सतर्क रहिएगा। आपका बिहार कुत्ता खुजवा दिया तो यूपी पुलिस आपका भैंस और बकरी बकरा खोदती है, मुर्गा भी खोदती है भाई, आपका मुर्गा भी खोदती है। प्रयागराज का ही मामला है, एक आदमी का मुर्गा चोरी हो गया था, मुर्गी, तो पहुंच गया मुख्यमंत्री के पास और कहा कि जब आजम खां की भैंस पुलिस खोद सकती है तो हमारी मुर्गी क्यों नहीं? पुलिस तो FIR नहीं दर्ज कर रही है, जबकि पुलिस एक रेगुलेशन में है कि पशुओं की चोरी में हर हाल में FIR दर्ज होगा और अन्वेषण होगा। तो अलग बात है भाई, उतना नहीं जाना है, लेकिन आप ये देखिए। तो अब आइए ध्यान से, अब देखिए भाई आपका उदाहरण। इस उदाहरण पर सेट करिए। ए ने घोड़ा बेचने का प्रपोजल किससे किया? बी से। तो कब कहा जाएगा कि ए के प्रपोजल या प्रस्थापना की संसूचना पूर्ण हो गई? जब वह लेटर किसके पास पहुंच जाए? बी के। अगर बी के पास कभी लेटर पहुंचा ही नहीं और बी को कहीं से ज्ञात हो गया कि घोड़ा बेचने का प्रपोजल लेटर भेजकर हमें किया है और एक्सेप्ट कर लिया, तो ये वैध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले तुम्हें प्रपोजल का क्या हो? नॉलेज। यानी कि पहले लेटर का भी क्या करो? इंतजार करना है। तो कब संसूचना पूर्ण होगी प्रपोजल की? जब वह किसके नॉलेज में आ जाए? बी के। अगला देखिए भाई आपका। अब बी इस प्रपोजल को स्वीकार कर रहा है, तो इसी में तामझाम थोड़ा ज्यादा है। अभी बेयरक्ट से न समझकर पहले आसान भाषा में समझिए, तब बेयरक्ट हम शुरू करेंगे। लेटर भाई भेजवाया जाए। 1 जनवरी को लेटर ए ने प्रपोजल का भेजा। ध्यान समझिएगा इस उदाहरण को। बी के पास 5 जनवरी को यह लेटर पहुंच गया, तो प्रस्ताव की संसूचना किस तारीख को पूर्ण हो गई? 5 जनवरी। यानी कि जब बी के क्या आ गया? लेटर, नॉलेज। इतना तो आ गया ना। अब देखिए भाई, बी अपनी ओर से लेटर लिखता है, और लेटर जब लिखता है तो 10 जनवरी को बी अपनी ओर से स्वीकृति का पत्र कहाँ डाल देता है? डाक में। अब यहीं थोड़ा आपको सतर्क रहना है, और यहीं भाई 2 बार मैं बताऊंगा उदाहरण से, तब शुरू किया जाएगा, और 2 बार में समझने का प्रयास करिए। यहाँ जो प्रतिग्रहण या स्वीकृति की संसूचना पूर्ण होगी, प्रस्ताव की नहीं, अब किसकी? स्वीकृति की। बी के खिलाफ स्वीकृति की संसूचना, यानी कि जो व्यक्ति प्रस्ताव को प्रतिगृहीत किया है, यानी कि इस उदाहरण में कौन? बी, उसके विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना, यानी कि स्वीकृति की संसूचना, अर्थात एक एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन तब पूर्ण होगा जब
बी द्वारा भेजा गया लेटर किसके नॉलेज में आ जाए, ए के, यानी कि प्रस्तावक के। फिर एक बार समझिए, बी के विरुद्ध, देखिए प्रतिग्रहण की संसूचना दोनों पक्षकारों के विरुद्ध पूर्ण होगी, ए के भी और इस उदाहरण में बी के भी, लेकिन समय में अंतर है, समय में आपका अंतर है, वही ध्यान में समझना है। और यही आपका बिहार बार बार पूछ रहा है, जो व्यक्ति प्रस्ताव को स्वीकार किया है उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिग्रहण या एक्सेप्टेंस की संसूचना यानी कि कम्युनिकेशन तब एब्सोल्यूट हो जाएगा, तब पूर्ण हो जाएगा जब उसका ज्ञान प्रस्तावक को हो जाए, यानी कि बी द्वारा भेजा गया लेटर किसके पास पहुंच जाए, ए के पास। तो बी के विरुद्ध प्रपोजल की माने स्वीकृति की संसूचना कब पूर्ण होगी, जब वह संसूचना किसके नॉलेज में आ जाए, ए के। इतना तो आ गया। अब ये आया कि ए के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना कब पूर्ण होगी, क्योंकि ये नियम तो हमने किसके लिए बताया, बी। ए के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना या स्वीकृति की संसूचना तब संपूर्ण हो जाएगी जब, ध्यान में रखिएगा, जब आपका कह सकते हैं जैसे ही बी ने ऐसा कोई कार्य किया कि अब बी की शक्ति से सब कुछ क्या हो गया हो बाहर, यानी कि लेटर भेजने के अनुक्रम में बी ने ऐसा कार्य कर दिया कि अब बी के बस में क्या रहा, कुछ नहीं रहा, तो उसी क्षण ए उस प्रतिग्रहण से क्या हो जाएगा, बात। अब लेटर छोड़वाइए, बी ने किस तारीख को लेटर छोड़ा, 10 तारीख को, तो 10 तारीख को प्रतिग्रहण की संसूचना किसके विरुद्ध पूर्ण हो गई, ए के विरुद्ध हो गई, लेकिन अभी बी के विरुद्ध नहीं हुई है। क्यों, क्योंकि बी के विरुद्ध तब होगी जब वह लेटर किसके नॉलेज में आ जाए, ए के। तो मान लीजिए 15 तारीख को आपका ए के पास लेटर पहुंचा, तो बताइए बी के खिलाफ संसूचना प्रतिग्रहण की कब पूर्ण होगी, 15 तारीख को, लेकिन प्रस्तावक के विरुद्ध में अंतर है, किस तारीख को हो जाएगी, जिस तारीख को बी ने डाक में क्या डाल दिया था, लेटर। इंग्लैंड में अंतर है भाई, आपका इंग्लैंड और भारत में अंतर है। इंग्लैंड में ये है कि जैसे ही बी ने डाक में लेटर डाल दिया, अभी हम लीगल भाषा में बताएंगे, आसान भाषा में चल रहा है, वैसे ही दोनों पक्षकार संविदा में बंध गए। लेकिन भारत में आपका ज़्यादा समय किसको मिल रहा है, बी को, स्वीकृतकर्ता को, और कम समय किसको मिल रहा है, आपका प्रस्तावक को। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि भारत में स्वीकृतिकर्ता तब अपने स्वीकृति से बाध्य होता है जब वह आपका प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाए, लेकिन प्रस्तावक कब बाध्य हो जाता है, जैसे स्वीकृतिकर्ता ने स्वीकार कर लिया प्रपोजल और भेजने के अनुक्रम में ऐसा कुछ कर दिया बी ने कि बी की शक्ति से सब कुछ क्या हो गया, बाहर। अभी बताया जाएगा लीगल भाषा में। इसी पर आपका इंग्लैंड का आपका देखना है और एंसन महोदय का कोटेशन सेट करना है। विद्वान एंसन ये कहते हैं कि जैसे ही ए का प्रस्ताव, ये इंग्लैंड का नियम है, बी ने स्वीकार कर लिया, अब दोनों पक्षकार आपका संविदात्मक संबंध में बंध गए और न तो ए अपने वचन से मुकर सकता है, न ही बी, यानी कि दोनों पक्षकार चाह कर भी अब पुरानी व्यवस्था या पुराना आपका व्यू नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे से किस में बंध गए, संविदा में। अगर कोई व्यक्ति अपने वचन का पालन नहीं करता तो वह ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या संविदा भंग करता है और उससे
मुआवजा वसूला जा सकता है। इसी का उदाहरण यूपीजे में बना है। आपका बारूद और माचिस की तीली जहाँ भी दिखे आप क्या लगा कर आएंगे? किसने उदाहरण दिया है? एंसन ने। देखिए क्या कहते हैं एंसन, जिस प्रकार, बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार एक ट्रेन जा रही है और उसमें बारूद भरा है और एक व्यक्ति माचिस की तीली जलाता है और उस ट्रेन के ऊपर फेंक देता है और बारूद जलकर राख हो जाता है। बारूद अपनी पुरानी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। उसी प्रकार प्रतिग्रहण या एक्सेप्टेंस का या स्वीकृति का प्रभाव होता है। जैसे ही बी ने ए के प्रपोजल को क्या कर लिया? स्वीकार। अब दोनों पक्षकार आपस में संविदात्मक संबंध में क्या हो गए? बंध गए। चाह कर भी अब दोनों में से कोई अपने कदम पीछे नहीं खींच सकता। अगर खींचता है कोई तो दूसरा पक्षकार उससे क्या वसूल सकता है? भाई खींच दे तो क्या वसूला जाएगा? क्योंकि अब क्या हो गई है? संविदा। फिर एक बार भाई इसको, अब आपका फिर एक बार मैं उदाहरण इसको बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत फिर देखिए। एक सेकंड में बैटरी लगा दिया जाए लाउडस्पीकर। भाई फिर इस उदाहरण को हम बता रहे हैं एक बार, क्योंकि कठिन है और फिर आपका एक बार बताया जाएगा। देखिए इसको फिर एक बार भाई 2-4 मिनट हम बता रहे हैं, क्योंकि वास्तव में अगर ये नहीं आएगा तो धारा 5 भी नहीं आएगी। मेन दिक्कत ये है कि अगर ये कंसेप्ट नहीं आएगा तो इसी पर कौन सी धारा आधारित है? 5, वो भी नहीं आएगा। अब देखिए फिर एक बार इस उदाहरण को देखिए, घोड़ा वाला ही उदाहरण चला जाए, तब आपका बैरक ए बी को प्रपोजल करता है कि हे बी, मैं अपना घोड़ा तुम्हें बेचना चाहता हूँ। तो पहला नियम, लेटर भेजा और लेटर में डेट डलवा दीजिए। किस तारीख को लेटर भेजा? 1 जनवरी को। ऐसी दशा में कब कहा जाएगा कि ए के प्रपोजल या प्रस्थापना की संसूचना पूर्ण हो गई? तो जब वह प्रपोजल, वह प्रस्थापना किसके नॉलेज में आ जाए? जिससे की गई है, यानी कि उदाहरण में किससे प्रपोजल किया गया है? बी से। अगर जैसे ही बी के नॉलेज में ए का प्रपोजल आएगा, ये मान लिया जाएगा कि ए क्या प्रपोजल का कम्युनिकेशन क्या हो गया? पूर्ण। इसमें तो कोई और बिना भी ए के प्रपोजल के नॉलेज के ए के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। और इस पर आपका केस भी बताया गया था, लालमन शुक्ला बनाम कौन? गौरीदत्त, भतीजा वाला। दूसरा नियम देखिए, ए का लेटर 5 जनवरी को बी के पास पहुंचता है, यानी कि 5 जनवरी को आपका प्रपोजल की संसूचना क्या होती है? पूर्ण। अब किसकी इच्छा पर है कि उस प्रपोजल को स्वीकार करे या न करे? तो यहाँ किसकी इच्छा पर है? बी के। बी चाहे तो स्वीकार करे या चाहे तो इनकार। क्या बी को बाध्य किया जा सकता है कि ए के प्रपोजल को स्वीकार करे? बताइए तो। अभी बताया नहीं गया, प्रतिग्रहण कल शुरू हो जाएगा। क्या बी को बाध्य किया जा सकता है कि ए के प्रपोजल को एक्सेप्ट करे? नहीं। ये किसकी इच्छा पर है? ए के, माने बी के, चाहे स्वीकार करे या न करे। आगे देखिए, बी इस प्रपोजल को स्वीकार करता है, एक्सेप्टेंस करता है, प्रतिगृहित करता है और किस तारीख को लेटर भेज देता है? ए को 10 जनवरी को। और 10 जनवरी वाला भेजा गया लेटर ए के पास किस तारीख को पहुंचता है? 15 जनवरी।
तो बी ने जो प्रतिग्रहण किया है ए के प्रस्ताव को, उस प्रतिग्रहण की संसूचना भी पूर्ण होगी, यानी कि उस प्रतिग्रहण का कम्युनिकेशन भी क्या होगा, पूर्ण। अब यही समस्या है कि बी के विरुद्ध या बी के अगेंस्ट कब प्रतिग्रहण या स्वीकृति की संसूचना पूर्ण होगी, तो बी के विरुद्ध यानी कि प्रतिगृहीता के विरुद्ध तब पूर्ण होगी जब बी का भेजा गया लेटर किसके नॉलेज में आ जाए, ए के। यानी कि बी के खिलाफ कब तक संसूचना पूर्ण होगी, तो इस उदाहरण में किस तारीख को, 15 जनवरी। किस तारीख को? अब ए के विरुद्ध कब संसूचना स्वीकृति की पूर्ण होगी, तो जैसे ही स्वीकृतिकर्ता ने आपका स्वीकृति भेजने के अनुक्रम में, यानी कि कोर्स में या पारेषण के अनुक्रम में कहा जाता है, हम बताएंगे, ऐसा कुछ कर दिया है कि अब उसकी शक्ति से सब कुछ क्या हो गया, बाहर। यानी कि इसका मतलब कि बी ऐसा कुछ काम कर दिया है कि अब बी की शक्ति से सब कुछ क्या हो गया है, बाहर। तो बाहर करा दीजिए आप। बी ने डाक में रजिस्टर्ड लेटर छोड़ दिया, तो अब डाक के पास लेटर है कि बी के पास, डाक के पास, तो बी की शक्ति से सब कुछ क्या हो गया, बाहर। अब इसी में सेक्शन 5 देखना है, और 5 का भी हम कंसेप्ट बना दें, यही कठिन है भाई। कोई समस्या हो तो बताइए, फिर बताया जाएगा। अलग अलग पूर्ण हो रहे हैं संसूचना। अब सेक्शन 5 पहले कंसेप्ट बना लीजिए, भले कल फिर पढ़ाना पड़े, क्योंकि कंसेप्ट। अब देखिए ए कब, हाँ अब ये है कि कब तक वापस लिया जा सकता है प्रपोजल को और प्रतिग्रहण को, कब तक, वह टाइम कौन बताएगी, धारा 5 यानी कि सेक्शन 5 वह टाइम बताती है जब तक आप प्रपोजल को और अपना प्रतिग्रहण को क्या कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। वह टाइम कौन बताती है, 5 का कंसेप्ट देखिए। अब आप लोग फिर बताइए, ए के विरुद्ध कब प्रतिग्रहण की संसूचना पूर्ण हो जाएगी, तो हमने अभी बताया धारा 4 में, जब बी पारेषण के अनुक्रम में ऐसा कुछ कर दे कि अब बी की शक्ति से सब कुछ क्या हो जाए, बाहर। तो बताइए किस तारीख को बी ने लेटर डाल दिया, 10 तारीख को। तो अब जो ए का प्रपोजल था वह 10 तारीख के बाद ए उसको वापस नहीं ले सकता, क्योंकि ए के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना किस तारीख को पूरी हो गई इस उदाहरण में, 10। लेकिन बी के पास अभी भी मौका है। बी के विरुद्ध स्वीकृति की जानकारी या संसूचना तब पूर्ण होती है जब बी द्वारा भेजा गया लेटर किसके नॉलेज में आ जाए, ए के। तो ए के नॉलेज में किस तारीख को आया, 15। तो बी के पास अभी मौका है, अगर बी चाहे तो 15 तारीख से पहले अपना एक्सेप्टेंस या स्वीकृति क्या कर सकता है, वापस ले सकता है, रिवोक कर सकता है, लेकिन कब तक, ए के ज्ञान में आने के पूर्व। अब देखिए दूसरा भाई आपका, इसी पर नियम आगे बनाया जाए। बी 10 तारीख को लेटर स्वीकृति का भेज दिया था, 11 तारीख को बी को भान हुआ कि हमने तो गलती से इस घोड़े को खरीदना स्वीकार कर लिया है, अब क्या करें। तो अभी भी इसके पास मौका है, रजिस्ट्री भेजा है, तो अब स्पीड पोस्ट भेजे, क्या भेज दे। अब यही आपका यहाँ भी सतर्क रहना है। अब कौन सा लेटर पहले ए के पास पहुँचता है वही माना जाएगा। अगर ए के पास बी का स्वीकार वाला लेटर पहले पहुँचता है तब तो भाई बी का स्वीकृति वापस नहीं होगी, लेकिन अगर बी का स्वीकृति को वापस लेने वाला लेटर पहले किसके पास पहुँचता है, ए के,
तब बी की स्वीकृति क्या हो जाएगी, वापस। बताए, रिवोक कहा जाता है। अब ऐसी दशा में एक और समस्या बनती है भाई कि ए ने स्वीकार किया और फिर आपका इन माने प्रतिसंहृत भी किया और दोनों लेटर भेजे, और बी ने किया और ए के पास दोनों लेटर एक साथ पहुंचे। ये एक समस्या बनी है, यानी कि डाकिया एक ही बार ले जाकर ए को क्या किया रहा है, बी का दोनों लेटर दे रहा है। अब क्या माना जाएगा, क्योंकि दोनों लेटर तो क्या हुए, एक साथ। तो जो एक केस आया और उस कहीं दिया नहीं गया है, लेकिन आपका आशय या भावार्थ या इंटेंशन हम बेरक बताएंगे, अभी बेरक नहीं पढ़ाया गया। यही निकलता है कि रिवोकेशन या प्रतिसंहरण प्रतिग्रहण का माना जाएगा। यानी कि जब, लेकिन ये कब, जब स्वीकृति की जानकारी और स्वीकृति को माने प्रतिग्रहण को वापस लेने की जानकारी और स्वीकृति की जानकारी एक साथ ए के पास पहुंचे, तब क्या माना जाएगा, प्रतिसंहरण की प्रतिग्रहण प्रतिसंहरण। भाई सही बता रहे हैं लोग, क्या माना जाएगा। तो थोड़ा रेस्ट ले लीजिए तो टाट चलेगा भाई आपका कल। और फिर हम धारा 4 बेरक 3 बता चुके हैं, सेक्शन 4, क्योंकि भाई अच्छे समझिए, थोड़ा दिमाग स्थिर करके, न आए तो फिर कल बताया जाएगा, क्योंकि सबसे कठिन आपका चल रहा है। तो 4 अभी बेरक बताना बाकी है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इसी को क्या किया जाएगा, बेरक में। तो रेस्ट